नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि कैसे कट्टर इस्लामिक चरमपंथियों को हवा देने वाला ब्रिटेन खुद की लगाई आग में झुलस रहा है। साथ ही बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ बवाल अब चरमपंथी इस्लामिक कट्टरपंथियों के इशारे पर बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन क्यों सुलगा, बांग्लादेश क्यों सुलगा, इस पर सबसे पहले बात करते हैं। असल में ब्रिटेन के साउथपोर्ट शहर में एक 17 वर्ष के लड़के ने 3 ब्रिटिश बच्चियों की हत्या कर दी। हत्यारा प्रवासी बताया जा रहा है। बच्चियों की उम्र महज 6, 7 और 9 साल थी। बच्चियों की हत्या के बाद ब्रिटेन में दंगे भड़क गए। दंगों में ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम और ब्रिटिश लोग आमने सामने आ गए। घटना ब्रिटेन के साउथपोर्ट शहर में गायिका टेलर स्विफ्ट के एक योगा और म्यूजिक कार्यक्रम के सोमवार के दिन की है। घटना में प्रवासी ने चाकू से हमला बोला और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कई जगह दावा किया गया कि हमला करने वाला प्रवासी इस्लामी कट्टरपंथी है। हमलावर को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने उसका नाम बताने से इनकार किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में उसका नाम एक्सेल रबुदाकाना बताया गया है। वह एक अश्वेत है। उसकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस का दावा है कि यह हमलावर ब्रिटेन में ही जन्मा है। इस हमले के बाद ब्रिटेन में लोग आक्रोशित हो गए और अवैध प्रवासियों और इस्लामिक कट्टरपंथ से देश को बचाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। ब्रिटेन के कई शहरों में इसके जवाब में मुस्लिम कट्टरपंथी समूह भी सड़कों पर उत्पात मचाते देखे गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल कई वीडियो में दावा किया गया कि मुस्लिमों ने कई जगह पर चाकू और कुल्हाड़ी के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को धमकाया। आरोप लग रहा है मुस्लिम डिफेंस लीग पर, जिस पर उत्पात मचाने का आरोप है। ऐसे ही एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि एक ब्रिटिश व्यक्ति को घेर कर मुस्लिमों ने मारा। दूसरे वीडियो में मुस्लिमों को पुलिस पर हमला करते हुए भी दिखाया गया। कई मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वीडियो में दावा किया गया है कि मुस्लिम भीड़ ब्रिटेन के शहरों में सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। यह ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की, शेख हसीना की, जो बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आ रही थी। ये तब की तस्वीर है और ये विजुअल है प्रदर्शनकारियों के। तो आपको बता रहे थे ब्रिटेन की पुलिस पर आरोप है कि वह उन लोगों को पकड़ रही है जो बच्चों को मारने वाले का विरोध कर रहे हैं, जबकि हमला करने वालों पर वह नरमी बरत रही है। ब्रिटिश पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा है कि जिन लोगों ने भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वाले पछताएंगे। उन्होंने पूरे प्रदर्शन का ठीकरा दक्षिणपंथी समूहों पर फोड़ दिया। उनका कहना है कि पुलिस जल्द ही प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों को दबोच लेगी। वहीं चरमपंथी और सेना के दबाव में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कट्टरपंथी सुरक्षा कर्मियों का भी बांग्लादेश में कत्ल हो रहा है। निर्दोष हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। सरकार को डराया जा रहा है। इन हालातों में सेना कह रही है कि वो हालात पर नियंत्रण कर लेगी, लेकिन उसके द्वारा किए गए प्रयास से ऐसा नहीं लग रहा था और अब खुद ही अंतरिम सरकार बनाने का बांग्लादेश की सेना ने दावा किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा था, अब लग रहा है कि वह खत्म हो जाएगा। उग्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। घायलों में कई पुलिसकर्मी भी हैं। इस प्रदर्शन के बीच 19 पुलिस थानों समेत 26 संबंधित जगहों पर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इस प्रदर्शन में हिंदुओं को घरों, उनके मंदिरों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे भीषण हमला सिराजगंज के इनायतपुर पुलिस थाने पर हुआ, जहां 13 पुलिसकर्मियों की पीट कर हत्या कर दी गई।
इस्कॉन और काली मंदिर सहित हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद हालात पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसके अलावा सरकारी प्रतिष्ठानों को भी 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। ये आग भारत के लिए कितनी खतरनाक है और इन देशों में पड़ने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीएस सोढ़ी, डिफेंस एक्सपर्ट, हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जीएस सोढ़ी साहब से। सोढ़ी साहब, दोनों मुल्कों के हालात आप देख रहे हैं, क्या इस्लामिक चरमपंथियों के आगे दोनों सरकारें बेबस हैं? जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। प्रसून जी, सबसे पहले मैं बांग्लादेश के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा। बांग्लादेश में जो आज उनकी प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ा, इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो है आरक्षण, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है अच्छी तरह। दूसरा कारण यह है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, कि 1990 तक जितने भी अब बांग्लादेश में हुए वो निरपक्ष नहीं थे, और तभी 1990 में बांग्लादेश में नया कानून बना, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि जब भी आम चुनाव होंगे, वर्तमान सरकार इस्तीफा देगी और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और आम चुनाव केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे होंगे। लेकिन 2011 में शेख हसीना ने इस कानून को रद्द कर दिया, और 2011 के बाद जो भी आम चुनाव हुए वो कई देशों ने, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा कि वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए थे। और ये सारे आम चुनाव में 2011 के बाद बांग्लादेश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी नेता खलीदा जिया है, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। अब ये जो आक्रोश था वहां के प्रदर्शनकारियों में, एक रिजर्वेशन की वजह से जो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, क्योंकि पिछले महीने ही बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने वो 30% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था, जो कि उनके फ्रीडम फाइटर्स के लिए था। लेकिन साथ में आक्रोश भी बढ़ रहा था कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि शेख हसीना डिक्टेटर बन चुकी थी। बांग्लादेश के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था अपने आदमी बिठा के। और तीसरा जो मुख्य कारण है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि पिछले महीने 10 से 13 जुलाई को शेख हसीना चीन के 4 दिन के दौरे पर गई थी, लेकिन वहां शी जिनपिंग के साथ उनकी अनबन हुई और 3 दिन के बाद ही वो वापस आ गई। जो उन्होंने अपना दौरा 1 दिन कम किया, उससे चीन गुस्सा आ गया, और क्योंकि ये प्रदर्शन चल रहे थे, चीन ने बेशुमार पैसा लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनकी प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा। और ये जो चीन सफल हुआ है बांग्लादेश में करने से, ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं बस एक मिनट और कहूंगा, घंटी इसलिए है क्योंकि इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी 2024 की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। उसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान और चीन भारत के साथ 2 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो सारे आंकलन है पब्लिक डोमेन में, ये 2 फ्रंट वॉर भारत पे 2035 में छेड़ी जाएगी। सिर्फ 11 साल का समय, और इस समय बांग्लादेश का चीन के पूरे तुंगल में आ जाना, ये वाकई में भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। बहुत बड़े खतरे की घंटी है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कट्टरपंथी, चरमपंथी मुस्लिम संगठन, खास जमाते इस्लामी, जो बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल भी है, वो शुरू से कुरान के हिसाब से सरकार चलाने की बात करता है, बांग्लादेश को चलाने की बात करता है। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इसी तरीके की व्यवस्था में रहे तो नागरिक अधिकारों का हनन तो पहले ही दिन ही हो जाएगा? सोढ़ी साहब। प्रसून जी, बिल्कुल। देखिए, ईरान 1979 तक बहुत एक मॉडर्न देश था, लेकिन वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, और देखिए आज ईरान में कितनी दिक्कतें हैं। वहां औरतों को हिजाब पहनना पड़ता है, औरतों को पूरी आजादी नहीं है, और आज ईरान का नागरिक ही अपनी कट्टरपंथी सरकार के अगेंस्ट है, क्योंकि उनको इतना दबाया गया 1979 से। ऐसा ही हाल अफगानिस्तान में हुआ। 1979 तक अफगानिस्तान बहुत, लेकिन ईरान तो इस समय बदलाव की बयार झेल रहा है। जो नए प्रधानमंत्री बने वहां के, उन्होंने साफ कह दिया कि ये कट्टरपंथी कानून नहीं लागू होंगे। जी, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूं, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक दल हैं, उनपे शेख हसीना क्यों नहीं लगाम कस सकी?
चूंकि ये जो छात्रों का आंदोलन था वो कट्टरपंथियों के हाथ में कैसे चला गया महज चंद दिनों में? देखिए प्रसून जी, ये जो आंदोलन था, अगर शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की होती, ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि वो शी जिनपिंग के 4 दिन के दौरे पे 3 दिन में वापस आ गई थी, चीन को अंगूठा दिखा के, उससे चीन काफी गुस्सा आ गया था। चीन काफी गुस्सा था। हरिमोहन कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ बांग्लादेश में? सर, बांग्लादेश में जो भी हुआ उसमें एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, या यूं कहें पहले सोशल इशू को सरकार ने बेवकूफी दिखाकर सोशल कॉन्फ्लिक्ट में बदला। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हुआ उसको क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिक्स के मामले में चाइना और अमेरिका दोनों ने उठाया। मैं 50% या आधा थोड़ी साहब से एग्री करता हूं, आधा नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हम अमेरिका के रोल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान के रोल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम यही है, अमेरिका को एक बेस चाहिए बांग्लादेश या यूं कहें बे ऑफ बंगाल में। हालांकि बहुत सारे कहते हैं कि डीओ गौरशिको के अंदर एक बेस है, लेकिन असलियत में बांग्लादेश एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जिसके अंदर अगर यहाँ अमेरिका कोई बेस मौजूद है अमेरिका का, तो 2 उभरती हुई पावर को अमेरिका यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। इनमें से एक इंडिया है, एक चाइना है। चाइना को म्यांमार के रास्ते रोका जाएगा और इंडिया के लिए असलियत में इंडिया के लिए बांग्लादेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डेमोग्राफी चेंज करना, या यूं कहें एक रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट करना। अगर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट यहाँ पर है तो वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ट्रांस बांग्लादेश जो कॉरिडोर्स हैं इंडिया के लिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसके बाद जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, चाहे वो रोहिंग्या वाला हो गया, चाहे बांग्लादेशी हो गया, वो सारे का सारा इलीगल माइग्रेंट्स वाला जो मामला है, रिफ्यूजी क्राइसिस तो नहीं करेंगे, इलीगल माइग्रेंट्स वाला, वो इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट करेगा। अब इन दोनों चीजों को देखने के बाद हम तीसरी चीज जो देखेंगे वो ये है कि जब यहाँ प्रॉब्लम तगड़े वाली क्रिएट हो जाएगी, वहीं से हम कहीं ना कहीं अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अलग डायरेक्शन जा रहे होते हैं। हरिमोहन कौशिक जी, यस सर, जो प्रवासी वाला मुद्दा आप उठा रहे हैं, ब्रिटेन में जो सो कॉल्ड लिबरल लोग थे आज उसी का खामियाजा उठा रहे हैं। पूरा ब्रिटेन जलजले की भेंट चढ़ चुका है। वहां की सड़कों पे उदारवाद खत्म हो चुका है, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। ब्रिटेन को कहा जा रहा है इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ऐसी परिस्थिति भारत में भी आ रही थी। बांग्लादेश के जो मुस्लिम शरणार्थी थे वो आए हुए हैं। हालांकि एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, जय सोढ़ी साहब आपसे उस पर जवाब चाहूंगा कि 1 करोड़ के करीब हिंदू शरणार्थी भारत में आ सकते हैं। सुधांशु अधिकारी कहते हैं, बीजेपी नेता बंगाल के। सोढ़ी साहब, इसे चिंता वाला विषय मानना चाहिए या मानना चाहिए कि अगर हिंदू आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? प्रसून जी देखिए, कोई भी अगर प्रवासी इलीगल तरीके से हमारे देश में आता है, ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात सबसे पहले है सुरक्षा के नजरिए से, दूसरी दिक्कत की बात यह आर्थिक नजरिए से, क्योंकि किसी देश के पास सीमित पैसा होता है, सीमित नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हमारा पहला दायित्व है हमारे नागरिकों को अच्छी जिंदगी देना। कोई भी मजहब का अगर प्रवासी यहाँ आता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, हमारे पास कहां पैसा है इतने बड़े लोगों की मदद करने का। दूसरी बात सुरक्षा के नजरिए से देखिए, अगर 1 करोड़ आदमी आ रहा है, वो कोई भी धर्म का हो, हमें क्या गारंटी है कि ये भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो नहीं रहा। 1 करोड़ लोगों के बारे में बैकग्राउंड चेक करना इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई आना चाहता है उसे लीगल तरीके से आना चाहिए, उसे सिटीजनशिप लेनी चाहिए। लेकिन ये जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं और कई सालों से आ रहे हैं, सोढ़ी साहब लेकिन ठीक है, ये समस्या है, लेकिन अभी ब्रिटेन के पास क्या उपाय बचा है? क्योंकि यह बात इसलिए भी जानना जरूरी है कि उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। जी देखिए प्रसून जी, ब्रिटेन के पास एक ही उपाय है जो पहले उनके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वापस भेजना चाहिए। और उन्होंने रवांडा के साथ बातचीत भी की थी, लेकिन वहां के लिबरल लोगों ने वहां इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि वो सफल नहीं हुए और अब सत्ता भी उनके हाथ से चली गई। जब तक कड़े और कठिन
कदम नहीं लिए जाएंगे, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, किसी भी देश में इतनी दिक्कत होगी आने वाले समय में कि वो देश उस दिक्कत से कभी उभर नहीं पाएंगे। हरिमोहन कौशिक जी, सोढ़ी साहब कह रहे हैं कड़े कदम उठाने होंगे, वो क्या कड़े कदम हो सकते हैं? सर, कड़े कदम तो उठना शुरू हो चुके हैं। जहां तक अगर मैं देखूं, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एक कार्रवाई करने की बात हो रही है वो यही तो है। नहीं, ब्रिटेन की बात करिए अभी। हरिमोहन कौशिक जी, ब्रिटेन में क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्या उपाय है? यह कारण इसलिए भी जानना जरूरी है, वैसे ही हालात बांग्लादेश वाले हालात और पश्चिम बंगाल वाले हालात से हम जूझ रहे हैं। जी सर, ब्रिटेन एक लॉस्ट वॉर को लड़ रहा। आप ये देखिए, वहां पर उन्होंने बहुत देर कर दी और यही रीजन है वहां पर रायट वाज द लास्ट चांस, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा और इतनी तेजी से हुआ अरब स्प्रिंग के बाद महज 10 साल में कि जब तक वो सोच पाते तब तक सारा सिनारियो उनके हाथ से निकल चुका। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी कि ब्रिटेन हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। सोढ़ी साहब, आप इससे एग्री हैं? बिल्कुल जी, मैं हरिमोहन कौशिक जी से 100% एग्री हूँ। जो भी देश की सरकार सही समय पे कठोर कठिन कदम नहीं लेगी, वो देश को आगे दिक्कत होगी। बड़े विडंबना की बात है, हम रोहिंगा कहते हैं। पिछले 10 साल में सिर्फ 18 रोहिंगा को भारत से निकाला गया है। लाखों रोहिंगा अभी भी देश में हैं। ऐसा क्या है कि रोहिंगा को भारत से नहीं निकाला जा सकता है? 10 साल में 18 रोहिंगा को निकालना तो एक मजाक है। यानी कि हम चुनावी फायदे के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यही चीजें हमारे देश को आने वाले समय में ऐसी दिक्कत में ले जाएंगी। हम कौन जिम्मेदार है? सोढ़ी साहब, खुल के बयां करिए, कौन जिम्मेदार है इन परिस्थितियों के लिए? देखिए, जिम्मेदार कोई भी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे जो सरकारी अफसर इन्वॉल्व है, सारे जिम्मेवार हैं। सारे लोकल पॉलिटिकल लीडर जिम्मेवार हैं, सारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। यानी कि अगर हम देखें, हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गया है। अगर हम पिछले 10 साल में 18 रोहिंगा को ही भारत से भेज सके तो ये दिखाता हमारा सिस्टम कितना फेल हो चुका है। हम कोई भी कदम उठा रहे, लेकिन अगर वो इंसान यहाँ पर हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हमारे लिए खतरे की बात नहीं है। बहुत बड़े खतरे की बात है सोढ़ी साहब। हरिमोहन कौशिक जी, अब भारत की बात की जाए तो भारत के पास क्या उपाय है? क्या भारत के नसीब में भी ब्रिटेन जैसा बनना लिखा हुआ है या भारत के पास अभी भी कुछ उपाय हैं? देखिए, ब्रिटेन वाली सिचुएशन अभी नहीं तो कम से कम 2040 या 2050 में आ सकती है। जैसे बांग्लादेश में, बंगाल में आ चुकी है। अब मामला यही है कि क्या हम सुधारेंगे। देखिए, जैसे आधार कार्ड वाला मामला अभी रायबरेली से पकड़ा गया कि 19,000 लोगों के आधार कार्ड फेक जन्म प्रमाण पत्र बना दिए, 19,000 के। सर, आप सोचिए, अगर ऐसे 10 या 20 सेंटर्स भी हैं तो 2 लाख बंदे तो वैसे ही एंटर करवा दिए इन्होंने, 2 से 4 लाख 5 लाख। अब वो कितना बड़ा नेक्सस होगा जो 50 साल से काम कर रहा है। मैं यही चीज कह रहा हूं कि जब तक इन लूप होल्स को नहीं रोकेंगे, अवैध कॉलोनियों को नहीं रोकेंगे, नजूल जमीन से लेकर इनके फाइनेंस को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक इंडिया कुछ नहीं कर सकता। इससे मुझे उम्मीद ये है कि सरकार कुछ काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बढ़िया कर रही है। क्या वो राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उन पे लगाम कैसे कस सकती है, या वो ऐसे ही काम करते रहेंगे देश के खिलाफ? हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, वो तो ऐसे ही काम करते रहेंगे। अगर ममता बनर्जी को बंगाली मुसलमानों से फायदा है तो वो बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट लेगी। अगर कांग्रेस को मुस्लिम लीडर बनने से, अवैध रोहिंग्या रायबरेली में बसाने से राहुल गांधी जीत रहे हैं तो राहुल गांधी ऐसे जीतेंगे। अगर प्रियंका वाड्रा वायनाड के अंदर बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को बता देती है और जीतती है तो वो जीतेगी। तो हरिमोहन कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि जो इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी है, जो शांति चाहता है, उसके सामने विकल्प अब कुछ नहीं बचा है, न सरकार की तरफ से न किसी की तरफ से। तो क्या हथियार उठाना पड़ेगा? आप ऐसी बातें कह रहे हैं? नहीं सर, हथियार नहीं उठाना पड़ेगा, सही सरकार चुननी पड़ेगी जो भारत की बात करती है। अभी एक सरकार है, पार्टी है जो भारत की बात करती है। कभी कभी वो इधर उधर भटक जाती है, उसकी लगाम खींच के रखने की जरूरत। मैं ये कह रहा हूँ, उसको कहना पड़ेगा कि तुम्हें ये काम करने के लिए। सोढ़ी साहब, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अगर इन हालात को काबू में नहीं किया गया तो भारत की भी स्थिति बांग्लादेश और ब्रिटेन वाली होने वाली है, ऐसा आप कह रहे हैं।
लेकिन इस हालात को अगर मान लिया जाए कि राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं और वो सभी लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं वो जिम्मेदार हैं, तो बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जी देखिए, जिसके पास सत्ता है उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि उन्हें कार्रवाई नहीं करने दे रहा है, हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया है, हमारे पास कई कानून है, उन लोगों पे, जिस बड़े से बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे अवैध काम, इलीगल काम को ये बढ़ावा दे रहे हैं। अब प्रसून जी, समय नहीं है एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने का, पंडित नेहरू को ब्लेम करने का, लॉर्ड माउंटबेटन को ब्लेम करने का। अब समय है कार्रवाई करने का, अन्यथा वही हमारा हाल होगा जो बांग्लादेश का हो रहा है या जो यूनाइटेड किंगडम का हो रहा है। मैं मानता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन देश को खोखला करके चुनाव जीतना ये देश के साथ गद्दारी है। अब बेशक किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगले चुनाव में जीत मिले ना मिले, लेकिन बहुत जरूरी है जब तक वो सत्ता में उन्हें कड़ा और कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक सबक और सीख जाए उन लोगों को जो कि ऐसे अवैध कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम कब तक एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते रहेंगे? आज जिसके पास सत्ता है, चाहे स्टेट पे हो, सेंटर पे हो, उनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा 20-25 साल बाद हम दोबारा डिबेट कर रहे होंगे और हम कह रहे होंगे कि सब सरकारों ने काम किया नहीं, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहे और आज हम इस हालत में सारे जूझ रहे हैं। हरिमोहन कौशिक जी, क्या मोदी सरकार कैपेबल है, इतनी मजबूत है कि वह कड़े से कड़ा फैसला खासकर इस कट्टरपंथी चरमपंथी मुस्लिम संगठनों के खिलाफ ले ले और उसकी सत्ता ना हिले? ऐसी स्थिति है भारत में, आप देखते हैं? देखिए, सत्ता तो थोड़ी तो हिलती है, लेकिन उस हिलने के बावजूद बैलेंस बना के रखना, और आज के जो सिनारियो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी तो हिलेगी, लेकिन उसके बावजूद बैलेंस बना के रखना और कड़े फैसले उठाना। जैसे वक्फ बोर्ड के ऊपर है, अगर सरकार वक्फ बोर्ड के ऊपर फैसला ले लेती है तो वो दिखाई देगा कि हाँ, सरकार डेडिकेटेड है इस तरीके के फैसले लेने में। इसी तरीके से जो नजूल जमीन वाला मामला है, जिसमें योगी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई है, वो देखिए अवैध कॉलोनियां अवैध जमीनों पे बसती हैं। अब वो अवैध जमीनों को अगर आप सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा? अब वहां अगर अपने इंटरेस्ट को ऊपर रख देते हैं और अपनी सरकार हिलने लग जाती है तो यहाँ कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड में मजबूत दिखाई दे रही है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन और वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट से कितना कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं, ये सिचुएशन अलग लेवल पर डिपेंड करती है। जी सर। सोढ़ी साहब, क्या भारत के पास एकमात्र चारा उपाय के तौर पे कि चीनी मॉडल को अपना लिया जाए कट्टरपंथ को कुचलने के लिए? प्रसून जी, मैं चीन के ऊपर काफी रिसर्च कर रहा हूँ। चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन मैं चीन की 2-3 बातें बताना चाहूंगा जो कि भारत को फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज, चीन में धर्म घर के 4 दीवारी के बाहर डिस्कस नहीं होता है। हमें भी धर्म अपने 4 दीवारी में रखना चाहिए, क्योंकि धर्म ही लोगों को बांटता है। दूसरी चीज, चीन की खासियत ये, हालांकि दुश्मन देश है, मैं फिर कहूंगा, वो जो भी प्रोग्राम बनाता है उसे टाइम वाइज उसे इंप्लीमेंट करता है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे कोई भी हो, आप थोड़ा गूगल सर्च करिए, चीन का हर प्रोजेक्ट उस टाइमलाइन में कंप्लीट होता है। हम बड़े बड़े परियोजनाएं ऑर्डर अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन 5-10 साल बाद सारे ठंडे पड़ जाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट 6-6, 7-7 साल लेट होते हैं। तो अगर हमने एक विकसित देश बनना है, अगर हमने चीन को मात देनी है, हमें चीन से 2 सबकों को सीख लेनी चाहिए। पहला, जैसे मैंने कहा, धर्म को घर की 4 दीवारी में रखिए, और दूसरा, जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस करिए उसका फिक्स टाइमलाइन करिए, और जो नहीं उसको अपना रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा करिए। चलिए, क्या हरिमोहन कौशिक जी 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, क्या भारत इसके लिए तैयार है कि चीनी मॉडल को लागू किया जा सके? सर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट चलता है, और वोट चलता है सिंपैथी पे। वोट, अब जैसे एक बात बताइए, डेमोक्रेसी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और उसके बाद आरक्षण खतरे में। 4 लाइनें झूठ बोल दी, सीटें कम हो गई, 60 सीटें कम हो गई। लेकिन फिर भी तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं। क्या इतने कमजोर हैं कि फैसले लागू न किया जा सके, वो भी देश हित में? और जोरदार तरीके से लागू हो गए तो अगली बार और ये सीटें 200 से नीचे आ जाती है तो आपके पास वैसे भी तो वो एक दुविधा तो है कि सत्ता से चिपके रहे या कड़े फैसले लें, या तीसरा पार्ट है कि सोच समझ के धीरे धीरे सही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए, जैसे मदरसों से लेकर हर चीज में। हरिमोहन कौशिक जी, समय निकलता जा रहा है बहुत तेजी से हिंदुस्तान की सरकार के हाथ से। अगर चीन कुछ पैसे डालती है तो बांग्लादेश में क्रांति हो जाती है।
ऐसी ही स्थिति भारत में भी बन जाएगी कुछ समय बाद, इसलिए फैसले तेजी से लेने होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।